Hello students, welcome everyone to online mathematics classes by CR International School. स्टूडेंट्स अभी तक हमने जो चैप्टर नंबर 4 था हमारा डिटर्मिनेंट्स, उसमें मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स बता रहा था। तो मैंने 4 प्रॉपर्टीज़ आपको एक्सप्लेन की थी। एक बार मैं समराइज़ करा देता हूँ ताकि आपको एक बार रिमेंबर भी हो जाए कि हाँ क्या प्रॉपर्टीज़ थी हमारी। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये थी कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के कोई भी रो या कोई भी कॉलम के सभी एलिमेंट्स अगर ज़ीरो हों तो ओवरऑल डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है। ठीक है, दैट वाज द फर्स्ट प्रॉपर्टी आई हैव रिटन ओवर द बोर्ड। द सेकंड प्रॉपर्टी वाज कि अगर हमारे डायगोनल के एक साइड के जो एलिमेंट्स होंगे वो सभी ज़ीरो हों तो जो भी वैल्यू होगी डिटर्मिनेंट की वो होती थी प्रोडक्ट ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स, राइट। एंड द थर्ड प्रॉपर्टी वाज कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें तो हम जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे आफ्टर ट्रांसपोजिंग और द ओरिजिनल मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट वैल्यू बोथ रिमेन सेम। मतलब कि अगर ट्रांसपोज जब हम कर देंगे डिटर्मिनेंट को भी तो उसके ओवरऑल आंसर पे, उसके एक्सपेंशन पे कोई चेंज नहीं आएगा, ओवरऑल वैल्यू विल रिमेन सेम। एंड द लास्ट वन वाज कि अगर हम कोई भी दो रो या दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दें देन हम जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो जो हमने पहले ओरिजिनल डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड की होगी और जो बाद में फाइंड आउट करेंगे आफ्टर इंटरचेंजिंग एनी टू रोज और कॉलम्स देन द वैल्यू विल रिमेन सेम बट इट विल रिवर्स इट्स साइन। अगर पहले -5 वैल्यू आई थी देन आफ्टर चेंजिंग इट विल बी +5, और अगर पहले ये 3 थी तो बाद में -3 हो जाएगी। मतलब साइन बदल जाएगा बट एब्सोल्यूट वैल्यू विल रिमेन सेम। ओके, तो ये प्रॉपर्टीज़ थी जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में कवर की थी। अब आज मैं कवर करने वाला हूँ इसी के आगे की कुछ और प्रॉपर्टी जो रिमेनिंग रह जाती हैं वो। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है इसमें अब कि अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स गिवन हो बट हम डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, थोड़ा सा ही फर्क रहता है कि मैट्रिक्स से ही डिटर्मिनेंट प्रोड्यूस हुआ है, कोई ना कोई नंबर होता है, एसोसिएटेड नंबर। ठीक, तो अभी मैं बात कर रहा था जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसकी, कि जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी उसमें अगर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम किसी भी मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट बात करिए, किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हों तो हम उसका आंसर बिना कुछ सोचे लिख सकते हैं, ज़ीरो होगा। ठीक है, वेरीफाई करेंगे अभी इसको, पहले लिख देता हूँ मैं कि क्या है प्रॉपर्टी। ओके, सो द प्रॉपर्टी इज 4 कवर हो चुकी थी, ये मैं 5th नंबर पे लिख रहा हूँ इसे। ठीक है, if any two rows or columns ठीक है, कोई भी दो रो या कॉलम इन अ डिटर्मिनेंट आर सेम मीन्स आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब आप समझते हैं, मतलब दोनों रो में जितने भी एलिमेंट हो बिल्कुल बराबर वैल्यूज होनी चाहिए उनकी। देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज ज़ीरो। ठीक है, वेरीफाई करते हैं। हमने डेल्टा लेट कर लिया है 1 2 3 5 6 2 एंड 1 2 3। ध्यान ध्यान से देखिए यहाँ पे R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल और नॉट? यस, दोनों आइडेंटिकल है। तो अगर हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 1 ये और ये हाइड हो गए तो 6 3 18 -2 2 4 -2 ये और ये हाइड हो गए 5 3 15 -2 देन +3 ये हाइड हो गए 5 2 10 -6। ठीक है, 18 - 4 14 आ जाएगा ना, 15 - 2 13 2 26 नेगेटिव में, और 10 - 4 3 12 प्लस का, देखिए ओवरऑल वैल्यू ज़ीरो आ गई। ठीक है, तो यही एक प्रॉपर्टी है, इसको मैंने एक्सपेंड किया है बट विदाउट एक्सपेंडिंग भी हम इसे लिख सकते थे। कैसे, अगर
मैं R1 में R3 को माइनस कर दूं, यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, अगर ये पूरी रो के एलिमेंट, तीनों एलिमेंट इसमें माइनस कर दिया जाए, मतलब R1 में R3 को अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, देन R1 will become, after subtracting the elements of third row, then it will become 0 0 and 0, करेक्ट। ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तीनों 0 हो जाएंगे। तो एक प्रॉपर्टी थी कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में उसके तीनों, मतलब उसके रो के कोई सभी एलिमेंट 0 बन जाएं तो वो 0 होता है। वही, उसी की हेल्प से हम इसे डायरेक्ट भी लिख सकते थे। तो अब एक्सपेंशन हो चुका है, आप देख रहे हैं 0 रिजल्ट आ रहा है। इसका मतलब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है अब, कि अगर कोई भी दो रोज आइडेंटिकल मिल जाएं तो आपको सोचना नहीं है कुछ भी, आपको डायरेक्टली रिजल्ट लिखना है, इट्स वैल्यू विल बी 0। बस रीज़न आप ब्रैकेट में जरूर लिखेंगे जिस तरह से हमने ये लिखा है, R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल। जरूरी नहीं R3 आइडेंटिकल हो सकता है R2 R3 हो सकता है R1 R2 हो सकता है C1 C2 हो, मतलब कोई भी कॉलम्स या कोई भी रो हो सकती है वो, ठीक है। तो ये है एक प्रॉपर्टी कि अगर आइडेंटिकल होंगी तो फिर वैल्यू उसकी 0 हो जाएगी, ठीक है। ओके, अब इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम, ठीक है, रो या फिर कॉलम, दोनों में से कुछ भी एक चीज, ठीक। इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट के, बाय के लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, के कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक। देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट is multiplied by k। ओके, ये प्रॉपर्टी है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए आप, मैंने डेल्टा लेट किया 1 5 6 2 4 3 -1 2 एंड 0, ठीक। इसको एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंड करने पे क्या वैल्यू आएगी, 1, ये हाइड हो गया, -6 +3 और +6 8। तो डेल्टा की वैल्यू जो आफ्टर एक्सपेंडिंग आ रही है वो -6 -15, -6 और -15 कितना हो गया, 15 और 6 -21 और +24 दैट इज 3, पॉजिटिव 3 वैल्यू आ गई, ओके। अब प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या बोला जा रहा है कि अगर कोई भी रो या कोई भी कॉलम को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, सभी एलिमेंट्स को हम के नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब मैं यहाँ पे इसके आगे स्टेप लिख रहा हूँ, ठीक है। इसी के आगे लिख देता हूँ, ठीक, यहाँ पे। अब डेल्टा 1 मैंने लेट किया और डेल्टा 1 में मैं के से मल्टीप्लाई करूँगा किसी भी एक को, तो हमने कोई भी एक रो में के से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम फर्स्ट में कर देते हैं के 5 के 6 के, इस तरह से बन जाएगा वो, ठीक। और बाकी में हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, तो बाकी जो लिखे हैं 2 4 3 -1 2 0, इस तरह से लिख दिया। और यहाँ पे हम लिख देंगे क्या किया है हमने, वो R1 में R1 इंटू के, ठीक है। तो वो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया कि R1 में हमने क्या किया, के से मल्टीप्लाई, वो स्टेप लिख दिए। एक्सपेंड कर देते हैं, के -6 -5 के +3 +6 के 8। एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, 5 3 जो 15 -6 -21, बट ये 48 में से 21 जब लेस किया जाएगा तो 27 आएगा, ठीक है। 3 लिख दिया था मैंने, मुझे ये 4 के से उसको कंपेयर कर दिया था मैंने 3 मान के। तो अब ये -6 और -15 -21 और ये 48, तो कितना आ गया 27 की, ठीक है। अब देखिए
केवल रो में मल्टीप्लाई हुआ था के से, मगर ओवरऑल वैल्यू भी के से मल्टीप्लाई हो गई है, करेक्ट। जैसे यहाँ पे पहले वैल्यू क्या थी 27, तो इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं के इंटू डेल्टा, और डेल्टा क्या था, डेल्टा वॉज द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। क्लियर। तो ये हो गया है ये वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टी जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की है, ये इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टीज जो हैं वो और बताने वाले हैं अभी आपको। ओके, नेक्स्ट है फिर जो अभी मैंने लास्ट प्रॉपर्टी आपको लिखी, उसी के अकॉर्डिंगली एक प्रॉपर्टी जिसपे 1 मार्क का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वो है कि अगर कोई डिटर्मिनेंट हमें गिवन है ऐसे, मतलब कि अगर ऐसे लिखा हो ना के ए, तो इसका आंसर होता है के टू द पावर एन डिटर्मिनेंट ए, वेयर एन इज ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट। समझे आप क्या है प्रॉपर्टी। अगर कोई भी कांस्टेंट नंबर के से हम किसी भी मैट्रिक्स को कंप्लीट मल्टीप्लाई करें और फिर उसका अगर हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें, तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी उसमें के की पावर एन से मल्टीप्लाई हो जाता है। एन होता है ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। इसको आप खुद से वेरीफाई करके देखिएगा, इस पे 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, ठीक। इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है, 6 प्रॉपर्टीज हो चुकी है, अब 7th नंबर पे जो है वो लिख रहा हूँ। मैंने पहले बता दें, इनको नंबर से याद रखने की जरूरत नहीं, बस आपको पता होनी चाहिए। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है, इफ each element of a row or column is expressed as a sum of two or more terms, ठीक है। एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ 2 ही टर्म्स मान लीजिए, मोर मत करिए इसे, ठीक है, क्योंकि जनरली 2 से ज़्यादा तो आएगा भी नहीं। 2 टर्म्स एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ 2 टर्म्स, 2 या मोर भी आप ध्यान रखिएगा। 2 टर्म्स की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सिलेबस में अगर क्वेश्चन आता है तो 2 टर्म्स से ज़्यादा नहीं आता। 2 टर्म्स, देन determinant is expressed as sum of 2। देखिए अगर 2 टर्म्स होंगे तो 2 डिटर्मिनेंट्स, मोर होंगे तो मोर डिटर्मिनेंट्स, 2 डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं एक एग्जाम्पल। हाँ, और एक और बात, जिस रो में ऐसा हो रहा होगा या कॉलम में हो रहा होगा, बस उन्हीं को एक्सपेंड करेंगे, उन्हीं को ऐसे लिखेंगे अलग अलग करके, बाकी दोनों को कुछ नहीं करेंगे। तो आगे हम ये भी बोल सकते हैं विदाउट एल्टरिंग दी अदर रोज और कॉलम्स, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डेल्टा लिखा a प्लस बी सी प्लस डी ई प्लस एफ एक्स वाई यू डब्ल्यू पी क्यू, ठीक। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट कॉलम को आप ध्यान से देखिए, 2 टर्म के सम में लिखा हुआ है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 अलग अलग डिटर्मिनेंट्स में, ए सी ई एक्स यू पी वाई डब्ल्यू एंड क्यू प्लस, क्योंकि सभी में प्लस साइन है, बी डी एफ, ठीक, और एक्स यू पी वाई डब्ल्यू क्यू। तो देखिए एक डिटर्मिनेंट को हमने एज ए सम एक्सप्रेस कर दिया है 2 डिटर्मिनेंट्स में, ठीक है, क्योंकि 2 टर्म के सम में लिखा हुआ था इस वजह से। अगर 3 होते तो 3 डिटर्मिनेंट्स आते हैं, यहाँ पे थर्ड और आता। और देखिए जो मैं बात कह रहा था आपको कि जो अदर रिमेनिंग रोज या कॉलम्स होंगे वो अनएल्टर्ड रहते हैं, चेंज नहीं होते। तो देखिए C2 और C3 में कोई चेंज नहीं आ रहा है दोनों डिटर्मिनेंट्स में, क्लियर। तो ये है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ओके। हालांकि रेयर यूज़ होती है, कम यूज़ होती है, मगर आपको मालूम हो इस वजह से मैं यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज़ अभी बता जरूर दे रहा हूँ आपको, ओके। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये भी मे भी पॉसिबिलिटी हो आपकी बुक में ना गिवन हो, बट मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ, क्योंकि इससे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा गया है,
बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो पूछा ही जा सकता है। इफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम, कोई भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स, if the elements of any row or column are multiplied with the cofactors of corresponding elements of some other row or columns. यहाँ पे इफ से बेटर है, क्योंकि ये जो मुझे लिखना था वो मैं लिख दे रहा हूँ, इफ नहीं यूज करेंगे हम। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, तो यहाँ पे मैं सम ऑफ प्रोडक्ट लिख दे रहा हूँ, SOP शॉर्ट, ठीक है। SOP को मैं यहाँ डिफाइन कर दे रहा हूँ, वहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि SOP का जो मीनिंग है ना, इसका मतलब क्या है। SOP यहाँ लिख रहा हूँ मैं, सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे स्पेस नहीं है कंप्लीट, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, कि सर ये SOP क्या है। तो सम ऑफ प्रोडक्ट है वो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड विद द कोफैक्टर्स। मल्टीप्लाइड लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्ट ऑलरेडी वर्ड यूज किया जा चुका है, ठीक है। तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विद द कोफैक्टर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ सम अदर रो और कॉलम इज 0, ठीक है। ये हमेशा 0 ही होता है, यहाँ ऑफ लिखा है छोटा सा मैंने, ठीक है, विजिबल है वैसे। हाँ, तो अब ये देखिए क्या है, मैंने डेल्टा लेट किया, A11, A12, A13, A21, 22, 23, 31, 32 और 33, ठीक है। तो अब जो ये प्रॉपर्टी थी, इसके अकॉर्डिंग कोई भी रो या कोई भी कॉलम के एलिमेंट्स जो है, तो A11 मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक। अब A11 का मल्टीप्लाई हम किसी भी रो के कोफैक्टर से करने हैं, किसी भी रो के, अदर रो के लिखा है ना, विद कोफैक्टर ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अदर रो और कॉलम। तो अदर रो या सेकंड के कर लो या थर्ड के कर लो, तो थर्ड का कोफैक्टर लिखता हूँ, तो A31 प्लस A12, A32 प्लस A13, A33। इसको आप जब भी फाइंड आउट करेंगे तो ये हमेशा 0 ही आएगा, इसको आप एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखिए, ये भी 0 आएगा। और अगर हम इसको फाइंड आउट करें, A11, A21, A12, A22 प्लस A13 एंड कैपिटल A13, सेकेंड रो के कोफैक्टर्स थे, तो 21, 22, 23, ये भी 0 ही आता है, ठीक है। तो ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह आप इसको जरूर याद रखें, ओके। तो ये है कुछ प्रॉपर्टीज जो रह रही थी, वो आज मैंने और एक्सप्लेन कर दी है आपको, ठीक है। अब ये सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे कवर हो गई हैं, एक और रह जाती है, वो मैं ओरली बता रहा हूँ कि क्या है वो प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी हालांकि हमने क्लास में यूज़ भी की थी, जब मैंने वो टॉपिक का क्वेश्चन आपको करवाए थे,
जिसमें एलिमेंट्री ऑपरेशंस की हेल्प से हमें किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करना होता था, तो वहाँ पे हम कोई भी दो रो में ऑपरेशंस अप्लाई करते थे। तो दैट इज एक्चुअली द प्रॉपर्टी ऑफ द डिटर्मिनेंट इन विच इफ वी ऑपरेट एनी टू रोज विद एनी ऑपरेशन देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स सेम, चेंज नहीं होती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है जिसको आप लास्ट में एक और लिख सकते हो, ओके। तो ये प्रॉपर्टी जो है इसकी हो गई है, और एक छोटी सी प्रॉपर्टी और रह जाती है, वो मैं इधर लिख दे रहा हूँ। वो प्रॉपर्टी ये है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी जो होता है वो इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी के, ठीक है। ये मैंने बॉक्स में लिख दिया है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी मतलब कोई भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें, या फिर दोनों मैट्रिक्स का अलग अलग डिटर्मिनेंट फाइंड करके मल्टीप्लाई कर दें, आंसर विल रिमेन सेम। अगर ये फाइंड करने का पूछा जाए तो नो नीड टू मल्टीप्लाई बोथ द मैट्रिसेस फर्स्ट एंड देन यू विल सॉल्व द डिटर्मिनेंट ऑफ ओवरऑल रिजल्ट। rather than you can find out determinant of A and determinant of B easily and product them, that will be the result, okay। तो ये प्रॉपर्टीज़ हो चुकी हैं डिटर्मिनेंट्स की, ठीक है। इसको आप अपनी नोटबुक में ज़रूर से नोट कीजिएगा, और एक्सरसाइज जो फर्स्ट है केवल वो सॉल्व करनी है आपको। सेकंड में मैं क्योंकि इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कैसे करना है इसकी वजह से एक दो क्वेश्चन बताऊंगा, बट वो एक्सरसाइज कंप्लीटली इंक्लूडेड नहीं है, इसका एक छोटा सा पार्ट और रहता है जो वो नेक्स्ट वीडियो में ही बताने वाला हूँ आपको। वो है कि अगर हमें डिटर्मिनेंट की हेल्प से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड आउट करें, ओके। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये आज की वीडियो में मैंने कवर करा दी आपको जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी वो सभी, ठीक है। दो दो के पेयर में लिखी है मैंने, तो ओवरऑल जो प्रॉपर्टीज़ है वो कवर हो चुकी हैं, ओके। थैंक यू वेरी मच। वीडियो ज़रूर देखिएगा और फिर क्वेश्चन सॉल्व करके देखिएगा। थैंक यू।